अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 1 हम पीरियोडिक ट्रेंड के हवाले से ज़रा देखते हैं कि क्यों ऐसा जो है हम लोग इस चीज़ को जो है वो पढ़ रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड को, कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टी का पीरियोडिक टेबल के अंदर चेंज आता है। ये चेंज इस वजह से आता है, हम लोगों ने देखा कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, लेफ़्ट टू राइट, तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज पर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इंक्रीज होने के साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं उसी के साथ साथ चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसा कि एटॉमिक साइज और अगर हम बात करें आयनिक साइज की, या हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की, या हम बात करें मेटेलिक करैक्टर की, इनके अंदर भी ग्रुप के अंदर और साथ साथ पीरियड के अंदर क्या होगा, चेंज आएगा। वो चेंज किस वजह से कि हर एलिमेंट्स जैसे हम दूसरे पे मूव करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर में क्या आता है, इंक्रीज आता है। तो अब ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है और इसकी वजह क्या है, अगर हम मूव करें लेफ्ट टू राइट या अगर हम मूव करें टॉप टू बॉटम, तो यही जो इनका इंक्रीज और डिक्रीज या ये चेंज और इस ट्रेंड को हम लोगों ने इन प्रॉपर्टी के हवाले से इस टॉपिक में देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक साइज। ये वाला टॉपिक चूंकि हम लोग पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 6 वहाँ पर एटॉमिक रेडियस का पढ़ा था। इसके स्टार्ट में एटॉमिक साइज के हवाले से थोड़ा सा हम देखें कि एटम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वो बहुत स्मॉल पार्टिकल है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, जिसको हम अगर हाई पावर पर माइक्रोस्कोप भी ले लें तो उससे भी जो है वो देख नहीं सकते। ठीक है, तो हाई पावर माइक्रोस्कोप लेकर भी एटम को नॉर्मली अगर हम देखें तो विजिबली उसको नहीं देखा जा सकता। तो इसके हवाले से फिर हमने अगर उसके साइज को डिफाइन करना है तो अब चूंकि हम उस चीज़ को देख तो नहीं सकते, तो अब एटम का साइज हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। एटम का साइज अगर हम सिंगल एटम ले लें तो उसके अंदर दो रीज़न है कि पहली बात कि आप एटम को देख नहीं सकते, दूसरी बात कि सिंगल एटम का जो रेडियस है वो हम नॉर्मली डिफाइन नहीं कर सकते। उसके लिए दो रीज़न हम लोगों ने पार्ट 1 में भी पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इट इज नेवर जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होती अगर हम न्यूक्लियस से क्या कर जाएं, अवे मूव कर जाएं। एटॉमिक साइज को डिफाइन करने के लिए हमने ये भी पढ़ा था कि हम एटम को कंसीडर करते हैं एज अ स्फेरिकल पार्टिकल, कि ये एक स्फीयर है जिसके सेंटर में ये क्या है, उसका न्यूक्लियस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर हम लिखें डिस्टेंस तो ये क्या कहलाएगा, एटम का रेडियस कहलाएगा। लेकिन सिंगल एटम के बारे में चूंकि हम इसको देख नहीं सकते, विजिबली हमारे पास ये नहीं है। दूसरा कि अगर हम एक सिंगल एटम को लेकर उसका साइज डिफाइन करने की कोशिश करें, मैंने कहा दो यहाँ पर डिफिकल्टी आती हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वो एक ख़ास डिस्टेंस पर नहीं लाई करती, वो हम न्यूक्लियस से अवे मूव करते जाएंगे तो वो कम तो होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर आकर वो क्या हो जाती है, जीरो। तो पहली ये वजह थी, इसलिए हम डायरेक्ट एक एटम के साइज को लेकर हम उसको डिफाइन नहीं करते। दूसरा कि ड्यू टू पोलराइजेशन इफेक्ट, अगर हम एक एटम का किसी दूसरे एटम से बॉन्ड बनाते हैं तो अगर डिसिमिलर एटम हम लेते हैं तो उसमें भी पोलराइजेशन के इफेक्ट की वजह से एटॉमिक साइज के अंदर क्या आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है। तो इन दोनों डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए ज़रूरी था कि इन दोनों को अगर हम ओवरकम करें तो वो कहता है ये इस वक्त ओवरकम होते हैं अगर हम दो अलाइक बॉन्डिड एटम ले लें। अगर दो अलाइक एक तरह के बॉन्डेड एटम लेते हैं तो उसमें ये दोनों की दोनों डिफिकल्टीज जो हैं वो दूर हो जाती हैं।
बॉन्ड बनाने से क्या होगा कि जो ये वाला पहला फैक्टर था प्रोबेबिलिटी वाला वो मिनिमाइज हो जाएगा, और दूसरा अगर हम डिसिमिलर एटम नहीं लेते सिमिलर ले लेते हैं तो फिर ये वाला इफेक्ट भी क्या होगा, मिनिमाइज होगा। तो अब चूंकि एक एटम को हम देख नहीं सकते थे तो उसका साइज जो था वो डिफाइन करना जरा मुश्किल था, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम ये करते हैं कि हम दो एटम का बॉन्ड बना लेते हैं। ऐसी टेक्निक्स आजकल जो है वो आ चुकी हैं एक्सपेरिमेंटल, जैसा कि एक्स रेज डायाफ्रैक्शन, जिसके जरिए से हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये दो एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं तो इनके न्यूक्लियस के दरमियान ये जो डिस्टेंस है जिसको बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं ये फाइंड आउट हो जाता है। जैसा कि आपने पार्ट 1 में पढ़ा भी हुआ है हाइड्रोजन के बारे में कि 75.4 पाइकोमीटर दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान डिस्टेंस है। तो ये जो है ये फाइंड आउट हो जाता है। कहता है अगर हम इसका हाफ कर लें तो ये एक एटम का क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। तो एटम का रेडियस डिफाइन करने के लिए फिर उन्होंने क्या कहा कि हम एटम्स की क्या फाइंड करते हैं कि उनका दो का बॉन्ड बना हो और उस बॉन्ड लेंथ से हम लोग क्या कर लेंगे, उसका रेडियस निकालेंगे। लेकिन मैंने बताया कि हमने जो बॉन्ड लेना है वो दो अलाइक एटम का लेना है, क्योंकि उनके अंदर ये दूसरा फैक्टर भी क्या होगा, मिनिमाइज होगा। तो इस जो है डिस्कशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि फिर एटॉमिक रेडियस कैसे डिफाइन होगा कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू अलाइक बॉन्डेड एटम। अगर हम दो बॉन्डेड एटम्स ले लें और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो बॉन्ड लेंथ है, उसका हाफ कर दें। जैसा कि ये हाइड्रोजन की अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं तो अगर हम इसका हाफ करेंगे तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम का क्या आ जाएगा, रेडियस, और ये उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम फ्लोरीन का फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, F2 ले लेंगे। इन दो एटम्स का एक्सपेरिमेंटली जो बॉन्ड लेंथ पता चली वो है 144 पाइकोमीटर, ये यूनिट है इस बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करने का। अगर हम इसका हाफ कर दें तो हाफ करने पर ये हमारे पास आएगा 72 पिकोमीटर। ये हमारे पास एक फ्लोरीन एटम का क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रेंड, कि हमने ट्रेंड देखना है पीरियोडिक टेबल में कि एटॉमिक साइज इन द पीरियोडिक टेबल अगर हम पीरियड में मूव करें और अगर हम ग्रुप में मूव करें तो किस तरह से वेरी करेगा। और यही इंपॉर्टेंट यहां पर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड। तो कहता है अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं तो टॉप टू बॉटम आते हुए जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका इंक्रीज किसके ऊपर बेस करता है कि कुछ कॉजेज हैं इसके लिए, कुछ वजह हैं जिसके वजह से एटॉमिक रेडियस टॉप से बॉटम इंक्रीज करेगा। पहली वजह, जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर जाता है। ये हमने स्टार्ट में भी देखा, एटॉमिक नंबर के इंक्रीज करने से इसके साथ साथ नंबर ऑफ शेल वो इंक्रीज करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम ग्रुप में मूव करते हैं तो दरअसल हमारा पीरियड नंबर चेंज होता है। तो नंबर ऑफ पीरियड नंबर हमने कहा था शेल को डिफाइन करता है। अगर हम लिथियम से सोडियम में आते हैं तो लिथियम सेकंड पीरियड है, सोडियम थर्ड है, तो इसका मतलब यहाँ 2 शेल हैं, यहाँ 3 शेल हैं। तो टॉप से बॉटम आते हुए क्या होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल जो होंगे वो इंक्रीज करेंगे। और नंबर 3 इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट वो इंक्रीज कर जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको हम एक और भी नाम दे सकते हैं इनर शेल शील्डिंग इफेक्ट, इनर शेल स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये भी टॉप से बॉटम जो है वो इंक्रीज करता है। तो इसके इंक्रीज होने से क्या होगा, एटम का साइज इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं लिथियम का साइज क्या होगा, सोडियम के एटॉमिक रेडियस से स्मॉलर होगा, तो सोडियम का क्या आ जाएगा, लार्जर आ जाएगा। इसकी निस्बत अगर हम इसी चीज को पीरियड में डिफाइन करें तो पीरियड के अंदर मूव करते हुए एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज। अब इसके डिक्रीज करने में क्या वजह, पहली वजह वही एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज करेगा। अच्छा, इसके इंक्रीज होने से जो नंबर ऑफ शेल है
वो इंक्रीज नहीं है। नंबर ऑफ शेल जो है वो हम कांस्टेंट लिख सकते हैं या सेम लिख सकते हैं कि वो सेम रहेंगे। ठीक है, जो एक ही शेल है उसके अंदर लेफ्ट टू राइट क्या होती जाएगी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती जाएगी। तो तीसरे नंबर पे जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट वो भी नहीं इंक्रीज करेगा। हाँ, एक चीज यहां पर बढ़ती जा रही है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसके इंक्रीज होने से क्या होगा कि न्यूक्लियस का अब आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर होल्ड ज्यादा होगा, वो उसकी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली पुश होंगे, जिससे साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो पीरियड के अंदर अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एटॉमिक रेडियस के अंदर क्या आती जाएगी, डिक्रीजिंग आती जाएगी। इसका मतलब अगर हम लिथियम से पहुंचे नियॉन तक तो साइज ऑफ द नियॉन वो स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू द लिथियम। ये हमारे पास ट्रेंड आ गया किसका, इसका एटॉमिक रेडियस का पीरियड के अंदर। अच्छा, हम लोगों ने बात की कि लेफ्ट टू राइट चलते हुए एटॉमिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब इधर से इधर आते हुए हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और वो आपकी एक्सरसाइज में भी दिया गया इस किताब की कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहता है अगर हम पीरियड में बात करते हैं तो उसमें मूव करते हुए एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के अंदर क्या आता है, डिक्रीज आता है। तो लैंथेनाइड्स क्या हैं ये हम लोग बात कर चुके थे कि 6th पीरियड के अंदर लैंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं और उनको पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया, वो फर्स्ट सीरीज जो कि 6th पीरियड में लाई करती है वो कहलाती है लैंथेनाइड सीरीज आफ्टर लैंथेनम। ठीक है, आफ्टर लैंथेनम 57। इसी तरह से 7th पीरियड के अंदर एक और सीरीज जो कि एक्टेनम 89 के बाद आती है वो कहलाती है एक्टेनाइड सीरीज। यहां पर हम देखेंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। लैंथेनाइड का पहला अगर हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लिखें तो जो इसको स्टार्ट में मौजूद है वो है सीरियम और इसके एंड पर जहां यह सीरीज खत्म होती है वो है लुटीशियम Lu। तो सीरियम टू लुटीशियम चलते हुए एटॉमिक रेडियस के अंदर क्या कहता है, डिक्रीज आती है। अब वो डिक्रीज क्यों आती है, इसके लिए अगर हम देखें तो लैंथेनाइड एलिमेंट के अंदर f ऑर्बिटल मौजूद है। ठीक, ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये ऑर्बिटल की नेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन होंगे s ऑर्बिटल में तो वो ज्यादा शील्ड करेंगे एज कंपेयर टू p वाले ज्यादा शील्ड करेंगे एज कंपेयर टू d और d वाले ज्यादा शील्ड करेंगे एज कंपेयर टू f। इसका मतलब अगर मैं ये लिखूं तो इसका हम ऐसे लिखेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड करता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हमने देखें पढ़ा हुआ है एस स्फेरिकल ऑर्बिटल है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन जब इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं तो वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या है, सिमेट्रिकल। ये हम बातें पार्ट 1 में कर चुके कि एस स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो वो न्यूक्लियस की तमाम साइडों पर मौजूद है। अगर वो तमाम साइडों पर मौजूद है तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उसको और न्यूक्लियस की कशिश को क्या करेगा, इफेक्टिवली कम करेगा। इसका मतलब है कि उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा। जैसे जैसे हम P पर आते हैं और P से F पर जाते हैं तो हमने ये देखा था कि इनकी शेप इस तरह की है कि इनमें कुछ जगह पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। हम उन प्लेसेस को क्या कहा करते थे, नोडल प्लेसेस, या हम उन जगह को नोड कहते थे। तो जितने ज्यादा किसी ऑर्बिटल के अंदर नोड आते हैं ये उनकी कॉम्प्लेक्स शेप होने की वजह से, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से
उन ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैंने कहा जिनके अंदर ज्यादा नोड मौजूद हैं या जिनकी कॉम्प्लेक्स शेप है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग। अगर पुअर शील्डिंग करेंगे तो शील्डिंग पुअर होने का क्या मतलब है कि वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की कशिश में क्या कर देंगे, इजाफा कर देंगे। इसको आप ऐसे समझ लें, पुअर शील्डिंग का क्या मीनिंग होगा कि वो शील्ड नहीं कर सकेंगे, जैसे कि एस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट की कशिश को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, उसको कहते हैं शील्डिंग। अगर ये कम हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, पुअर शील्डिंग। तो ये कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एफ ऑर्बिटल के अंदर होगा। तो एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी पुअर शील्डिंग करते हैं। उस पुअर शील्डिंग की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर मजीद बढ़ेगा, तो बढ़ने से साइज में क्या आती जाएगी, कमी। इस कमी को हम लोग क्या बोला करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखें ये हमारे पास न्यूक्लियस, अगर फर्ज करें ये हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ s ऑर्बिटल है तो इसके इलेक्ट्रॉन देखें इस हर जगह पर इसी तरह से हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करके ऐसे मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अगर ये इधर पहुंचा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर है, तो अभी भी शील्डिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर p मौजूद है, देखें ये p है, अब देखें इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, ये वाला आउटर है, ये इनर है, तो यहां शील्डिंग है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा तो इस जगह पे इसका मतलब है शील्डिंग नहीं होगी। ये मैंने ना समझाने के लिए आप लोगों को बात की। इसका मतलब ये P के अंदर शील्डिंग कम हो गई तो D के अंदर और कम होगी, F के अंदर और कम हो जाएगी। तो अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ F ऑर्बिटल इन दीज एलिमेंट, ठीक है, द साइज ऑफ द एटम डिक्रीज व्हेन वी मूव अक्रॉस अ लैंथेनाइड सीरीज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इन द एफ ऑर्बिटल कॉज पुअर शील्डिंग। ड्यू टू दिस पुअर शील्डिंग होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय दिस साइज ऑफ द एटम और there is a contraction in the size of the atom. This is called as lanthanide contraction. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी दफा ये पेपर में आया हुआ भी है, तो आपकी एक्सरसाइज में भी दिया गया, आप लोगों ने ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। अच्छा, इसके बाद अब हमारा टॉपिक आयनिक रेडियस। और आयनिक साइज। तो अब आयनिक साइज के बारे में भी हम लोग जो है वो सारा पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। यहाँ जिस हवाले से टॉपिक दिया गया हम उसी से डिस्कशन करेंगे। आयंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक टाइप है कैटाइन और दूसरी है एनाइन। तो कैटाइन कब बनता है, व्हेन एन एटम लूजेस, जब कोई एटम क्या कर देगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। और एनाइन कब बनेगा, जब कोई एटम क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। अब इसमें भी हम पढ़ चुके हैं, साइज ऑफ द कैटाइन इज स्मॉलर एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। साइज ऑफ द कैटाइन वो स्मॉल होता है अपने पेरेंट एटम से। क्यों, इसमें भी कुछ वजह, रीजन। वो रीजन पहली कि एक तो इलेक्ट्रॉन निकालने से कुछ एलिमेंट में आउटर जो शेल है वो लॉस हो जाता है। जैसा कि आप सोडियम की बात करें तो 11 एटॉमिक नंबर, पहला शेल K, दूसरा L, फिर M, इलेक्ट्रॉन 2, 8, 1। आप इसको आयोनाइज कर दें तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसका मतलब हमारा तीसरा शेल यहां से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो पहली वजह आउटर जो शेल है वो हमारा क्या हो जाता है, लॉस। और दूसरी वजह कि जो प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो P/E रेशो ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। मतलब प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन नंबर कम हो जाता है। ऐसा होने से क्या होगा कि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उन पे न्यूक्लियर का होल्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा। और अभी हम पढ़ चुके थे कि ज्यादा होने से साइज में क्या आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगी। अब इसमें एग्जाम्पल में लिखता है कि अगर हम सोडियम की एग्जाम्पल ले लें, वो कहता है इसका साइज है 157 पाइकोमीटर। मतलब एटम का जो अगर हम साइज देखें तो 157 है, लेकिन जब इसका आयन बनता है तो सोडियम प्लस उसका साइज क्या होता है, 95 पाइकोमीटर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ द कैटाइन इज स्मॉलर एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम, व्हाई। तो इसकी ये हमारे पास आ गई दो रीजन। अब साइज ऑफ द एनाइन, अगर हम एनाइन की बात करें
तो एनाइन का साइज अपने पेरेंट एटम से क्या होगा, लार्जर होगा। अब इसके लार्जर में क्या वजह, साइज ऑफ एनाइन इज लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। अब इसमें कौन सी रीजन, तो इसमें द रीजन, इसमें जो रीजन बनेगी हमारे पास, एडिशन ऑफ, अगर इलेक्ट्रॉन की हम एडिशन करते हैं, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की हम एडिशन करेंगे, तो न्यूट्रल एटम के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो पहली वजह इसमें आएगी इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपलियन, कि इसमें इलेक्ट्रॉन की रिपलियन होगी। रिपलियन होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो मजीद फैलेगा, आउटर साइड को स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। और नंबर 2 वही प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन जो रेशो है वो डिक्रीज कर जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ेगा और प्रोटॉन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, कम, मतलब प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कम है। इसका मतलब अब न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट पर इलेक्ट्रॉन पर होल्ड है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। तो ऐसा होने से साइज ऑफ द एनाइन क्या हो जाएगा, लार्जर होगा। इसमें भी अगर हम एग्जाम्पल देखें कि अगर फ्लोरीन का एटम ले लें तो फ्लोरीन के एटम का जो साइज है वो है 72 पाइकोमीटर, और अगर हम फ्लोराइड आयन देखें जब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका साइज बनेगा 136 पाइकोमीटर। अच्छा, इस चीज को अगर हम ग्राफिकली देखें तो ग्राफ में एक साइड पर हम लोग लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर, इधर से इधर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, और इस साइड पर हम एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों के दोनों जो है उस आयनिक साइज या एटॉमिक साइज ले लेते हैं, इसको इस साइड पर प्लॉट करते हैं। तो इसमें अगर हम एग्जांपल लें पहले लिथियम की फर्स्ट ग्रुप की, तो 11, 19, ठीक है, और इसके बाद 37 और यहां पर आएगा 55। तो ये हमारे पास फर्स्ट हम ग्रुप ले रहे हैं अल्कली मेटल का। तो इसके अंदर अगर हम ट्रेंड बनाएं तो ये पहले आएगा एटॉमिक रेडियस का लिथियम, लिथियम के बाद ये हमारे पास आ जाएगा सोडियम, सोडियम के बाद ये आ जाएगा पोटाशियम, और फिर ये रुबीडियम और ये सीजियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम के एटम का साइज डाउन दी ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज। इसी तरह से अगर हम इसके आयन का साइज देखें तो आयन का भी यही ट्रेंड होगा, ग्रुप के अंदर आयनिक साइज इंक्रीज करेगा और लेफ्ट टू राइट आयनिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब अगर हम इनके आयन का भी बना लें जो हमारे पास ग्राफ है तो वो इस तरह से बनेगा, ये बनेगा लिथियम प्लस ये सोडियम, ये पोटाशियम, ये रुबीडियम और ये सीजियम। तो इसको नीचे इसलिए बनाना है कि पेरेंट एटम का जो साइज है वो उसके आयन से क्या है, लार्जर है कैटाइन के सिलसिले में। अब अगर हम बात करें एनाइन की, तो एनाइन के लिए ये ग्राफ इस तरह बनेगा, एटॉमिक नंबर, इधर एटॉमिक साइज और इधर आयनिक साइज। अब उसके लिए भी हम, उसने बुक में जो एग्जांपल ली वो फ्लोरीन क्लोरीन की, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये आ गया। तो इसमें भी देखें एटम का साइज इधर से क्या करेगा, अगर हम मूव करते जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, फ्लोरीन टू आयोडीन, वो इंक्रीज करेगा। तो बिल्कुल सेम ट्रेंड हमारे पास आयन का भी, फ्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन के बाद फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, ये इनके आयन बन जाएंगे। तो इसमें आयन का साइज अपने पेरेंट एटम से क्या है, लार्जर है, और डाउन द ग्रुप आयन में भी क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। यहां एक चीज आपने देखनी है, अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं तो आयन्स के अंदर डाउन द ग्रुप मूव करते हुए हम इन आयन्स के लिए एक वर्ड यूज कर लेते हैं, सिमिलर चार्ज्ड आयन्स। सिमिलर चार्ज्ड आयन्स होंगे तो आयनिक साइज डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर हम पीरियड में मूव कर जाते हैं तो पीरियड के अंदर दो चीजें हैं, नंबर 1 सिमिलर चार्ज आयन ले लें, या दूसरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक
स्पीशीज ले लें। सिमिलर चार्ज आइन मीन कि आप इधर से इधर जाएं तो चार्ज सेम होना चाहिए। जैसे यहां पर चार्ज सेम है ग्रुप में, ये ग्रुप की बात है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो हम लिखें लिथियम प्लस और बेरिलियम प्लस लिखें, इस तरह बोरॉन प्लस लिखें, तो ये है सिमिलर चार्ज +1 +1 +1। तो तब भी लेफ्ट टू राइट जाने से साइज क्या करेगा, डिक्रीज। और दूसरा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जरा समझ लें। आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन इलेक्ट्रॉन। ऐसे आइंस जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में सेम है, उनका भी यही ट्रेंड है कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए आयनिक साइज डिक्रीज करेगा। तो दोनों के अंदर हम यहां लिख लेते हैं, आयनिक साइज क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा। हम एग्जांपल लेते हैं, लिथियम +1, बेरिलियम +2, बोरॉन +3, कार्बन +4। एटॉमिक नंबर लिथियम का होता है 3, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए 2, ठीक है। बेरिलियम के एटॉमिक नंबर होता है 4, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 2 ही बचे। बोरॉन का होता है 5, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो 2 बचे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉन निकाल दो 4, तो 2 बच गए। तो देखें ये सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं, इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। तो इसमें भी अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आयनिक साइज डिक्रीज करेगा। क्यों, अगर एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो साइज कम है, इसने 2 निकाले हैं और कम होगा, इसके 3 निकले हैं और डिक्रीज, इसके 4 निकले हैं, इसमें और डिक्रीज आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट चलते हुए हमारा एटॉमिक साइज जो है, आयनिक साइज जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अच्छा, कार्बन से आगे चलें तो ये है नाइट्रोजन -3, इसके आगे ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, ये आइंस हैं, फ्लोराइड, ऑक्साइड, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है -3, हम नाइट्राइड कह सकते हैं। इसमें भी अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आयनिक साइज क्या करेगा, डिक्रीज। क्यों, हमने देखा अगर एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो साइज लार्ज हो जाता है, इसने 3 लिए हैं, इसने 2, इसने सबसे कम इलेक्ट्रॉन लिए, इसका मतलब आयनिक साइज इधर से इधर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 3 इलेक्ट्रॉन लिए 10 हो गए। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन 8, 2 इलेक्ट्रॉन लिए 10 हो गए। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1 इलेक्ट्रॉन लिया 10 हो गए। तो सेम इसका जो है ना इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में भी आयनिक साइज क्या करेगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, ठीक है। हाँ, अगर ऐसे आ जाए नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, फ्लोरीन 1 है, तो अब भी अगर हम देखें इधर से इधर जाते हुए, अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है लेकिन सिमिलर चार्ज्ड आइंस हैं, तो अब भी लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमारा आयनिक साइज क्या करता जाएगा, डिक्रीज। क्योंकि जो हमने पहले आइडिया पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट प्रोटॉन नंबर क्या करता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। लेकिन ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक आयनिक साइज का और एटॉमिक साइज का। शॉर्ट क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमने इसमें डिस्कस किए रीजन वाले, और ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज 4 दी जाएंगी, पूछा जाएगा किसका जो साइज होगा वो स्मॉलर होगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो कि डेफिनेशन के हवाले से भी, और एक्सरसाइज में उसका क्वेश्चन दिया गया है लास्ट पार्ट, उस लास्ट जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का उसका सेकंड पार्ट है, तो वो भी आप लोगों ने इसमें तैयार करना है। इससे अगला टॉपिक जो है वो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो यहीं तक इसको जो है वो स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज।